नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट 8। ये 8वां प्रैक्टिस सेट है जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रख करके बनाया गया है। यह साइंस का प्रैक्टिस सेट फिजिक्स से लिया गया है और चैप्टर है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो आइए पहला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत ने अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कहाँ किया था? भारत ने अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कहाँ किया था? ए विकल्प है जयपुर राजस्थान में, बी विकल्प है पोखरण राजस्थान में, सी विकल्प है पुष्कर राजस्थान में और डी विकल्प है अजमेर राजस्थान में। तो इसका आंसर होगा पोखरण, बी विकल्प सही होगा। भारत का पहला जो परमाणु परीक्षण भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया था वो पोखरण राजस्थान में किया गया था, बी विकल्प सही होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत ने पोखरण राजस्थान में अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया था। इस परमाणु परीक्षण का गुप्त नाम क्या था? भारत ने पोखरण राजस्थान में अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया था। इस परमाणु परीक्षण का गुप्त नाम दिया गया था, उसी गुप्त नाम को बताना है। तो देखिए ए विकल्प है ऑपरेशन शक्ति, बी विकल्प है ऑपरेशन बुद्धा, सी विकल्प है स्माइलिंग बुद्धा और डी विकल्प है स्माइलिंग शक्ति। तो यहाँ आंसर होगा सी विकल्प सही होगा, स्माइलिंग बुद्धा, सी विकल्प सही होगा। तो यह सी विकल्प स्माइलिंग बुद्धा। तो चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ए विकल्प है अल्फा किरण, बी विकल्प है गामा किरण, सी विकल्प है बीटा किरण और डी विकल्प है उपयुक्त में सभी। तो यहाँ रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? अल्फा बीटा गामा, ये तीनों प्रकार के रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो यहाँ उपयुक्त में सभी होना चाहिए, क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थ जो होता है वो अल्फा बीटा गामा किरण तीनों उत्सर्जित करता है, यानी उपयुक्त में डी आंसर सभी होगा, उपयुक्त सभी, डी आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ए विकल्प है सीसा, बी विकल्प है रेडियम, सी विकल्प है थोरियम, डी विकल्प है प्लूटोनियम और ई विकल्प है यूरेनियम। तो यहाँ सही उत्तर विकल्प होगा ए सीसा। तो चलिए पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न को देख लेते हैं। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए विकल्प है यूरेनियम, बी विकल्प है थोरियम, सी विकल्प है रेडियम और डी विकल्प है प्लूटोनियम। तो यहाँ यूरेनियम बम बनाने के लिए न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ए विकल्प सही होगा, ए विकल्प सही होगा। तो चलिए छठा प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन है? देखिए यहाँ ए विकल्प है काकरापारा, बी विकल्प है नरौरा, सी विकल्प है तारापुर और डी विकल्प कैगा। तो यहाँ आंसर होगा तारापुर, आंसर होगा सी विकल्प तारापुर। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है?
तो यहाँ देखिए ए विकल्प है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया बी विकल्प, सी विकल्प है नियंत्रण विघटन अभिक्रिया और डी विकल्प है अनियंत्रित विघटन अभिक्रिया। तो यहाँ हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, जिसे अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के द्वारा सही होगा, ए विकल्प सही होगा। तो याद रखेंगे कि हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया है, जबकि परमाणु बम विघटन से होता है, अनियंत्रित विघटन अभिक्रिया होगा। यहाँ हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होगा, तो ए विकल्प सही होगा। तो चलिए अगला विकल्प पर चलते हैं, अगला प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? ए विकल्प है थोरियम, बी विकल्प है यूरेनियम, सी विकल्प है प्लूटोनियम और डी विकल्प है कैल्शियम। तो भारत में प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन मिलता है, देखिए ए विकल्प थोरियम, थोरियम सही होगा, ए विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? ए विकल्प है दृश्य किरणों में, बी विकल्प है एक्सरे, सी विकल्प है अल्ट्रावायलेट किरण और डी विकल्प है इंफ्रारेड। तो यहाँ सही उत्तर होगा एक्सरे, बी विकल्प, एक्सरे होगा, बी विकल्प सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सोलर प्लेट वाला सोलर सेल जो होता है उसमें कौन सा तत्व को उपयोग करते हैं? ए विकल्प सिलिकॉन, बी विकल्प सीरियम, डी विकल्प स्टैटिन्स और डी विकल्प वेनेडियम। तो यहाँ सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग होता है, सिलिकॉन जो अर्ध धातु है उसका सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है। तो ए विकल्प सही होगा, ए विकल्प सही होगा सिलिकॉन। तो चलिए 11वां प्रश्न को देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? ए विकल्प है न्यूट्रॉन, बी विकल्प है प्रोटॉन, सी विकल्प है इलेक्ट्रॉन और डी विकल्प है पॉजिट्रॉन। तो यूरेनियम विखंडन के सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है, न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। तो चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं, 12वां प्रश्न को देख लेते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल कैसा सेल है? प्रकाश वोल्टीय सेल कैसा सेल है? तो यहाँ ए विकल्प है सौर सेल, बी विकल्प है थर्मल सेल, सी विकल्प है सल्फर सेल और डी विकल्प है मोलर सेल। तो यहाँ सही उत्तर होगा प्रकाश वोल्टीय सेल एक सौर सेल है, सौर सेल है, ए विकल्प सही होगा। तो चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं, 13वां प्रश्न को देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है फोटोवोल्टीय सेल किस ऊर्जा से संबंधित है? फोटोवोल्टीय सेल किस ऊर्जा से संबंधित है? देखिए यहाँ ए विकल्प है सौर ऊर्जा से, बी विकल्प है पवन ऊर्जा से, सी विकल्प है नाभिकीय ऊर्जा से और डी विकल्प भूतापीय ऊर्जा से है। तो यहाँ सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से होगा, ये विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ये विकल्प है नाभिकीय संलयन द्वारा, बी विकल्प है नाभिकीय विखंडन द्वारा, सी विकल्प है ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा और डी विकल्प है अवकरण अभिक्रिया द्वारा। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ए विकल्प सही होगा, ए विकल्प सही होगा। चलिए 15वां प्रश्न को देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है प्रकाश वैद्युत प्रभाव परिघटना की व्याख्या किसने किया? प्रकाश वैद्युत प्रभाव परिघटना की व्याख्या किसने किया?
तो ए विकल्प है न्यूटन ने, बी विकल्प है बेकरल ने, और सी विकल्प है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और डी विकल्प है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो यहाँ प्रकाश वैद्युत परिघटना की व्याख्या किसने किया? तो यहाँ सही होगा, उस सही उत्तर विकल्प होगा सी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत परिघटना की व्याख्या किया था, तो सी विकल्प सही होगा। तो चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न को देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल क्या है? प्रकृति में सबसे सशक्त बल क्या है? ए विकल्प है चुंबकीय बल, बी विकल्प है गुरुत्वीय बल, सी विकल्प है वैद्युत बल, और डी विकल्प है नाभिकीय बल। तो यहाँ प्रकृति में सबसे सशक्त बल चुंबकीय बल होता है। ए विकल्प सही होगा, ए विकल्प सही होगा। तो चलिए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। सॉरी, यहाँ गलत हो गया है थोड़ा सा। प्रकृति में सबसे सशक्त जो बल होता है वह नाभिकीय बल होता है। नाभिकीय बल, चुंबकीय बल गलत हो गया है, यहाँ चुंबकीय बल ना हो करके नाभिकीय बल होना चाहिए। डी विकल्प सही होगा, तो डी विकल्प सुधार लेंगे, डी विकल्प होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। नाभिकीय 17वां प्रश्न को देख लेते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? तो यहाँ देखिए उत्तर विकल्प है, ए विकल्प है प्रोटॉन संख्या, बी विकल्प है न्यूट्रॉन संख्या, सी विकल्प है द्रव्यमान संख्या, और डी विकल्प है परमाणु संख्या। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। तो परमाणु के नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है उसकी कुल संख्या, टोटल उसका संख्या देखा जाए तो परमाणु द्रव्यमान संख्या कहा जाए, द्रव्यमान संख्या कहा जाएगा, यानी सी विकल्प सही होगा, सी विकल्प सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉनों की कुल संख्या होता है उसको क्या कहा जाता है? ए विकल्प है देखिए परमाणु संख्या, बी विकल्प है द्रव्यमान संख्या, सी विकल्प है परमाणु भार, और डी विकल्प है न्यूट्रॉन संख्या। तो यहाँ किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। ए विकल्प सही होगा। देखिए यहाँ ए विकल्प सही होगा, परमाणु संख्या कहा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखिए 19वां प्रश्न को देखिए। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? तो ये विकल्प है नील्स बोर, बी विकल्प है मैक्स प्लांक, सी विकल्प है बेकरल, और डी विकल्प है आइंस्टाइन। तो यहाँ रेडियो एक्टिविटी का खोज, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने किया था, तो सी विकल्प सही होगा, बेकरल लगा देंगे, सी विकल्प सही होगा। तो चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। यह प्रैक्टिस सेट डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 को ध्यान में रख करके बनाया गया है। साइंस का यह प्रैक्टिस सेट है। तो अंतिम प्रश्न को देख लीजिए। रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या है? रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या है? ए विकल्प है टेस्ला, बी विकल्प है बेकरल, और सी विकल्प है ओम, और डी विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक है बेकरल। तो बेकरल होगा, रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक होगा बेकरल, यानी बी विकल्प सही होगा। तो ये था हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट 8, जिसे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो आज के लिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 7 है, भूलवश प्रैक्टिस सेट 8 बोला गया है, जिसे सुधार लेंगे। प्रैक्टिस सेट हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट 7 है। तो वीडियो को हम
यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।